बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 90 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 91 मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि हाजी का माल कराची से लाहौर कब पहुंच रहा है और यहाँ से कब आगे रवाना होगा। शारिक बोला, उसका माल आज कल में लाहौर पहुंचने वाला है, मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया, इतला तुम इसी फोन नंबर पर दोगे, मुझे फौरन खबर हो जाएगी। एक बात और। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। पुलिस या किसी गैर मुतलका आदमी को इस डेरे का पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैंने किसी मशकूक आदमी को आसपास भी मुडलाते देख लिया तो मैं अपने वादे पर कायम नहीं रह सकूंगा। अब तुम जा सकती हो, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन पर रब्ता रखो। इंस्पेक्टर उस्मान चलने में खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर तेजी से घूमकर बाहर निकल गया। तुमने तो कमाल ही कर दिया शारिक बाबू, जफरी ने जमीन पर बिखरी हुई तस्वीरें उठाते हुए कहा। ये तस्वीरें तुमने कब खींची, हमें तो पता भी नहीं चला। अगर मैं ये तस्वीरें ना खींचता तो इस वक्त सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती, शारिक ने कहा। बहरहाल अब हमारे काम में आसानी हो जाएगी। इंस्पेक्टर उस्मान से हमें न सिर्फ हाजी बल्कि दूसरे लोगों के बारे में भी मुफीद इतलात मिलती रहेंगी। तुमने एक गलती कर दी शारिक बाबू, पप्पू बोला। वो क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जुल्फी की बजाय मजीदे को उठाना चाहिए था, पप्पू ने कहा। नहीं, शारिक ने नफी में सारी लाया। किसी को सजा देने का मेरा नजरिया दूसरों से मुख्तलिफ है। सजा का मकसद ये होता है कि वो शख्स इबरत हासिल करे और आइंदा मोहतात रहे। अगर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए तो सजा का मकसद खत्म हो जाता है। उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई तो सजा कैसी? मरने के बाद उसकी निजात होगी। सजा तो वो है कि वो जिंदा रहे और सजा भुगते, तकलीफ उठाए और उस जुर्म को याद करे जिसके इवज उसे सजा मिली है। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये है मेरा सजा देने का नजरिया। मैं हाजी को सजा देना चाहता हूँ। अगर उसे कत्ल कर दूं तो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, लेकिन मैं उसे जिंदा रखकर सजा देना चाहता हूँ। उसके 2 रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, उसका दुख हाजी भुगत रहा है। उसकी कोठी को आग लगा दी, हाजी नुकसान पर तिलमिला रहा है। उसे पता चल रहा है कि उसे किसी बात की सजा मिल रही है। यही कोई सूरत-ए-हाल मजीदे की है। अगर मजीदे को मार दिया जाता तो क्या होता? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके एक बंदे को अगले जहां पहुंचा दिया। यह मजीदे के लिए सजा है। वो खौफजदा हो गया है। उसे ये खौफ है कि कहीं उसे भी कत्ल ना कर दिया जाए। वो इसी खौफ से छुपता फिरेगा और यही खौफ उसके लिए सजा है। तुम्हारा सजा के ये फलसफा अपने पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन शायद तुम ठीक ही कहते हो। जफरी ने कंधे उचकाए। इसमें पल्ले ना पड़ने वाली क्या बात है? शारिक बोला। एक मेरी मिसाल ले लो। हाजी मुझे सजा देना चाहता था। उसने पहले मेरी माँ और बहन को नुकसान पहुंचाया, मुझे तकलीफ पहुंची, फिर मेरे बचपन के दोस्त सोहेल को कत्ल कर दिया। सोहेल तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन सजा मैं भुगत रहा हूँ। उसके दुख में तड़प रहा हूँ। ये तो तुम वाकई ठीक कह रहे हो शारिक बाबू, जफरी ने कहा। अच्छा, बहस खत्म, शारिक उठते हुए बोला। उसने जफरी के हाथ से तस्वीरें ले ली। अब मैं घर चलता हूँ। तुम में से एक आदमी हर वक्त यहाँ मौजूद रहेगा। जब भी इंस्पेक्टर उस्मान की तरफ से कोई पैगाम मिले मुझे फौरी तौर पर इतला दे दी जाए। और कदीर तुम। वो कदीर की तरफ मुड़ गया। अपने रिक्शे पर गड़ी चाऊ में मजीदे के अड्डे के आसपास चक्कर लगाते रहना। अगर उसके बारे में कोई बात मालूम हो तो मुझे बता देना। ठीक है शारिक बाबू, मैं सुबह उधर का चक्कर लगाऊंगा, कदीर ने जवाब दिया। शारिक डेरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद उसका रिक्शा मेन रोड पर हल्की रफ्तार से जा रहा था। उसने जैसे ही गुलबर्ग की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ना चाहा, 2 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। क्या बात है संतरी बादशाह? शारिक ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। खाली जा रहे हो? हमें भी बिठा लो, नहर पर फुवारे के पास छोड़ देना, एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। और वो दोनों रिक्शे में बैठ गए। आजकल शहर में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। रोज 1-2 कत्ल हो रहे हैं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। शारिक ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। कोई पकड़ा कैसे जाए? एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। 2 पार्टियों का टकराव हो रहा है। एक पार्टी हाजी की है और हाजी ऐसा शख्स है कि हुकूमत उस पर हाथ डालते हुए डरती है। दूसरी पार्टी शारिक की है। हुकूमत अपना सारा जोर शारिक की गिरफ्तारी पर लगा रही है, लेकिन वो तो छलावा है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। और उसके साथ एक लड़की भी है, क्या नाम है उसका? दूसरा पुलिस वाला बोला। समीना, पहले वाले ने जवाब दिया। वो भी हवा बनी हुई है। हाजी की समनाबाद वाली कोठी में उसने आग लगाई थी और हाजी के साले को भी वही उठाकर ले गई थी। उस वक्त शारिक भी उसके साथ था। उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, लेकिन वो दोनों पकड़ाई ही नहीं दे रहे। कल जो कत्ल हुआ है वो किस खाते में डाला गया है? शारिक ने पूछा। वो भी शारिक के खाते में ही है, दूसरे ने कहा। वो गड़ी शाह वाले मजीदे का बंदा था। लगता है हाजी के साथ मजीदा भी शारिक के खिलाफ मैदान में आ गया है। आज शाम को पुलिस ने समीना के बाप को भी पकड़ लिया था, पहले पुलिस वाले ने कहा। वो भी अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बता सका। शारिक चौंक गया। ये तशवीशनाक खबर थी। फिर क्या हुआ जी? उसे तो बंद कर दिया गया होगा, वो बोला। उसे बंद करके क्या लेना था, छोड़ दिया उसे, पुलिस वाले ने जवाब दिया। सुना है शारिक और समीना की गिरफ्तारी पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है, शारिक बोला। हाँ इनाम तो है,
लेकिन अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि शारिक को गिरफ्तार कर सके। एक पुलिस वाले ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे ही शारिक समझकर पकड़ लो संतरी बादशाह, तुम्हें 20 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, शारिक ने हंसते हुए कहा। बड़ा शौक है भाई तुम्हें जेल जाने का, पुलिस वाला बोला। बस अब रोक लो रिक्शा, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। आगे सड़क के किनारे पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। 2-3 मुसल्ला पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। शारिक ने उनके करीब रिक्शा रोक लिया। सड़क पर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला उसकी तरफ आया, लेकिन पुलिस वालों को रिक्शे से उतरते देखकर वो रुक गया। शारिक मुस्कुरा दिया था। उसने हाथ उठाकर पुलिस वालों को सलाम किया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। पुलिस वालों ने उसे छलावा बना दिया था। वो तकरीबन 2 मील तक सफर के दौरान उनसे बातें करता रहा था और पुलिस वाले उसे पहचान नहीं सके थे। अखबारों में उसकी जो तस्वीर शाये हुई थी वो बहुत पुरानी थी। मौजूदा हुलिये में कोई आम आदमी उसे पहचान नहीं सकता था। पुलिस वालों के पास उसकी तस्वीर के अलावा उसकी शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था और जाहिर है वो तस्वीर भी हर पुलिस वाले के पास नहीं थी। शारिक जब कोठी पहुंचा तो रात का 1:30 बज रहा था। दरवाजा तफील ने खोला। शारिक रिक्शे को लेकर अंदर आ गया और उसे गैराज के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हें तो कल वापस आ जाना था, शारिक तफील की तरफ देखते हुए बोला। वो जी डॉक्टर नहीं मिला था, इसलिए मुझे रात वहीं रहना पड़ा, तफील ने कहा। शारिक अंदर आ गया। दरवाजा रजिया ने खोला। शारिक ने उससे 9 लखे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सो रहा है। शारिक ने समीना वाले कमरे में जाकर देखा। समीना और शाहपरी एक दूसरी से लिपटी हुई सो रही थी। शारिक दूसरे कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिर गया। वो बहुत थका हुआ था, बिस्तर पर लेटते ही सो गया। 9 लखे से शारिक की मुलाकात सुबह हुई। बीमारी ने वाकई उसे निचोड़ कर रख दिया था। शारिक कुछ देर तक उससे बातें करता रहा, फिर उसने डॉक्टर अहमद को फोन कर दिया। डॉक्टर अहमद इस गिरोह का पुराना और काबिल एतमाद आदमी था। शारिक एक मरतबा जब जख्मी हुआ था तो मासी मीरा के घर पर डॉक्टर अहमद ही ने उसका इलाज किया था। वो गिरोह के दूसरे आदमियों का भी इलाज करता रहा था। शारिक ने फोन पर डॉक्टर अहमद को 9 लखे के बारे में बताया और कोठी का पता समझाने के बाद फोन बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर अहमद पहुंचा। उसने तफसील से 9 लखे का मुआयना किया। फैसलाबाद वाले डॉक्टर की रिपोर्ट्स और उसके लिखे हुए नुस्खे देखे, फिर एक नया नुस्खा लिखकर शारिक की तरफ बढ़ाते हुए बोला। परेशानी की कोई बात नहीं, इन दवाओं के इस्तेमाल से 1-2 दिन में बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कई रोज लगेंगे। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। शारिक ने तफील को बेचकर लिबर्टी मार्केट से दवाएं मंगवा ली। डॉक्टर अहमद अभी वहीं था। वो देर तक शारिक से शहर के हालात के बारे में बातें करता रहा। उसका तजजिया ये था कि राय अम्मा हाजी और हुकूमत के खिलाफ थी। अवाम को इस बात का गुस्सा था कि हाजी तो सामने मौजूद है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। पुलिस शारिक और समीना ही के पीछे क्यों पड़ी है। डॉक्टर अहमद के जाने के बाद शारिक 9 लखे के पास बैठा बातें करता रहा। शारिक 2-3 दिन घर से नहीं निकला। डॉक्टर अहमद 9 लखे को देखने के लिए दिन में 1 मरतबा जरूर आता। कदीर भी टेलीफोन पर उसे रोजाना शहर की सूरत हाल से आगाह कर रहा था और फिर शारिक को वो इतला भी मिल गई जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। इस वक्त रात के 9 बजे थे। समीना रजिया के साथ मिलकर बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। शारिक को दरवाजे में देखकर समीना मुस्कुरा दी। भूख लग रही है, बस अभी 10 मिनट में खाना लग जाएगा। भूख भी लग रही है और एक जरूरी काम से भी जाना है, इसलिए खाने का मामला अगर जल्दी हो जाए तो बेहतर है, शारिक कहकर अपने कमरे में आ गया। उसके 2 मिनट बाद समीना भी वहां पहुंच गई। क्या जरूरी काम है, कहाँ जाना है, उसने पूछा। कसूर, बल्कि उससे भी आगे, शारिक ने कहा। इंस्पेक्टर उस्मान से इतला मिली है कि हाजी के आदमी आज रात 1 बजे 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना लेकर हुसैन वाला के करीब से भारत की सरहद पार करेंगे। उस पार्टी की क़यादत हाजी का दामाद अब्दुल शकूर करेगा। हमने उन्हें सरहद पर पहुंचने से पहले ही रोकना है। गुड। समीना की आंखों में चमक सी उभर आई। हमारे साथ और कौन कौन जाएगा? पप्पू और जफरी के अलावा शाहपरी भी हमारे साथ होगी। शाहपरी इस मिशन में अहम रोल अदा करेगी। सब लोग इकट्ठे जाएंगे? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। नहीं, शारिक ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं जफरी और पप्पू को फोन कर दूंगा, वो हमसे पहले कसूर पहुंच जाएंगे और एक मुकर्रर जगह पर हमारा इंतजार करेंगे। हम भी खाना खाते ही रवाना हो जाएंगे। खाना तकरीबन तैयार हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। तुम शाहपरी को बता दो, मैं खाना निकलवाती हूँ। समीना कमरे से निकल गई। उसके थोड़ी देर बाद शाहपरी कमरे में दाखिल हुई। उसे समीना ने भेजा था। कहीं जाना है? उसने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाते ही यहाँ से निकल जाएंगे, शारिक ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, यह मिशन खतरनाक होगा, इसमें जान भी जा सकती है। अगर तुम्हारे लिए जान की परवाह कब की है मैंने? शाहपरी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी, शारिक ने भी मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाते ही यहाँ से निकल जाएंगे। शाहपरी उसकी तरफ देखती हुई चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद खाना मेज पर लग गया। शाहपरी ने वही पुराना अफगानी लिबास पहना था जो उसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। इस वक्त ये लिबास उसने शारिक की फरमाइश पर पहना था। खाने के बाद समीना ने भी लिबास बदल लिया। उसने हस्बे मामूल जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। ये लिबास गोया उसका ट्रेड बनकर रह गया था।
अखबारात में जब भी उसके बारे में कोई खबर शाये होती, जीन्स और टी शर्ट का हवाला जरूर दिया जाता। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं गाड़ी ले आता हूँ। खाने के बाद शारिक मेज से उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम हाजी वाली गाड़ी की बात कर रहे हो जो दूसरी कोठी के गैराज में खड़ी है। समीना ने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। लेकिन तुम ये शायद भूल गए हो कि हाजी ने उस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखवा रखी है और हर पुलिस वाले के पास उसका नंबर मौजूद होगा। अगर रास्ते में किसी ने उसकी गाड़ी को चेक कर लिया तो मैंने एक तरीका सोच लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, अलबत्ता तुम दोनों को बुर्का पहनना होगा। वो तो हम पहन ही लेंगे, समीना ने कहा, लेकिन गाड़ी यहाँ लाने की बजाय हम तुम्हारे साथ चलते हैं, वहीं से निकल जाएंगे। तो ठीक है चलो, शारिक ने कहा। समीना ने बुर्का पहन लिया और शाह परी ने चादर ओढ़ ली जो बुर्के ही की तरह थी। माँ जी और रजिया उन्हें बातें करते करते तैयार होते देखती रही, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। माँ जी बिलाकर शारिक ने खुद ही कहा, हम शहर से बाहर जा रहे हैं, वापसी सुबह तक होगी, आप लोग परेशान ना होइएगा। अल्लाह के सुपुर्द बेटा, माँ जी ने दुआएं दी। वो तीनों कोठी से निकलकर गलियों में चलने लगे। उस वक्त अगरचे रात के 9:45 बजे थे, लेकिन गलियों में लोगों की आमदोरफ्त बराए नाम ही थी। अगर मुतवस्त तबके का इलाका होता तो गलियों में रौनक होती, लेकिन वसीउ अरीज कोठियों पर मुश्तमिल इस इलाके में शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा जाता था। वो तकरीबन 15 मिनट बाद कोठी पहुंच गए। समीना चाबियां लेकर आई थी। शाह परी इस कोठी को भी हैरत से देख रही थी। शारिक अंदर दाखिल होकर अंदरूनी कमरे से गैराज में पहुंच गया। उसने कार का इंजन स्टार्ट करके उसे चेक किया। इंजन बेहतरीन हालत में था, अलबत्ता टैंकी में पेट्रोल कम था। शारिक ने गैराज का गेट खोलकर गाड़ी बाहर निकाल कर रोकी और नीचे उतरकर दोबारा गैराज में दाखिल हो गया। गेट बंद करके वो अंदरूनी कमरे में आ गया। शारिक का गैर मामूली पिस्तौल उसी कोठी में था और हाजी के साले अलियास का पिस्तौल भी यहीं था। वो पिस्तौल उसने समीना के हवाले कर दिया और अपना पिस्तौल शर्ट के नीचे पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। उसका उलिया भी ड्राइवरों जैसा ही था। गाड़ी कोठी के गेट से निकालकर समीना ने गेट को ताला लगाया और शारिक की हदायत के मुताबिक वो भी पिछली सीट पर शाह परी के साथ बैठ गई। उन दोनों ने चेहरे इस तरह डांप रखे थे कि सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। शारिक गाड़ी को अचरे की तरफ ले आया और उसे शहर से बाहर जाने वाली फिरोजपुर रोड पर मोड़ लिया, लेकिन उस सड़क पर तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद शारिक को गाड़ी की रफ्तार हल्की कर लेनी पड़ी। 3 पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। शारिक ने इधर उधर देखा, आसपास पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी। शारिक ने पुलिस वालों के करीब पहुंचकर कार रोक ली। उनमें 2 कांस्टेबल थे और एक एएसआई। कांस्टेबलों के पास राइफलें थी और नौजवान एएसआई के हाथ में रिवाल्वर नजर आ रहा था। एएसआई बड़ी गहरी नजरों से कार की नंबर प्लेट देख रहा था। फिर वो शारिक वाली साइड पर आ गया। नीचे उतरो, ये गाड़ी किसकी है? पुलिस ऑफिसर के लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। ये गाड़ी हाजी अफजाल की है सर जी, शारिक ने नीचे उतरकर जवाब दिया। तुम कौन हो? एएसआई ने उसे घूरा। मैं हाजी अफजाल का ड्राइवर हूँ सर जी, और ये उनके घर की बीबियां हैं। इन्हें गांव लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बात क्या है सर जी? शारिक बोला। थाने में इस गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ऑफिसर बोला। ओह, शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। ये गाड़ी आज सुबह ही मिल गई थी और हाजी साहब ने एसपी साहब को इसकी बाजियाबी की इतला भी दे दी थी। आप चाहें तो उसकी तस्दीक कर लें। यहाँ आसपास कोई टेलीफोन तो जरूर होगा। तुम्हें ये गाड़ी लेकर हमारे साथ थाने चलना होगा ताकि इस गाड़ी के बारे में तस्दीक की जा सके, एएसआई ने कहा। तेरा दिमाग तो ठीक है थानेदार। शारिक एकदम हत्थे से उखड़ गया। हाजी अफजाल के घर की बीबियों को थाने ले जाएगा? तुम हाजी को जानते नहीं? मलंग के थानेदार ने हाजी के घर पर छापा मारने की हिमाकत की थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अपनी हिमाकत पर आज तक वो रो रहा है। क्या तुम भी यही चाहते हो कि? उसका लहजा बदला बदला देखकर एएसआई गड़बड़ा गया। मैं इन खवातीन को नहीं थाने ले जाना चाहता, मैं तो गाड़ी के बारे में तस्दीक करना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। शारिक गाड़ी में बैठते हुए बोला। हिम्मत हो तो रोक लो, और गाड़ी के बारे में तस्दीक करना चाहते हो तो एसपी को फोन कर लो। ये कौन बदतमीज है ड्राइवर? पीछे बैठी हुई समीना ने ऊंची आवाज में कहा ताकि पुलिस ऑफिसर भी सुन ले। नया नया भर्ती हुआ है बेगम साहिबा, शारिक ने जवाब दिया। इसे अभी मालूम नहीं कि बड़े आदमियों के ड्राइवरों के साथ कैसे बात की जाती है। इसका नाम मालूम कर लो, सुबह वापस आकर मैं खुद एसपीसी की शिकायत करूंगी, समीना ने कहा। माफी चाहता हूँ बेगम साहिबा, एएसआई खिड़की पर झुकते हुए बोला। मुझे मालूम नहीं था कि बताने के बावजूद तुम जिद कर रहे हो, समीना ने नागवार से लहजे में उसकी बात काट दी। गाड़ी चलाओ ड्राइवर, आखिरी लफ्ज उसने शारिक से मुखातिब होकर कहे थे। शारिक ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी और पुलिस वाले गाड़ी को देखते ही रह गए। कैसी रही बेगम साहिबा जी? शारिक ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। जवाब में समीना और शाह परी ने जोरदार कहका लगाया। शारिक भी उनके साथ कहके में शामिल हो गया। बाद में जब इसे पता चलेगा कि इस गाड़ी में समीना और शारिक थे तो शायद वो अपने आप को गोली मार लेगा, समीना ने कहा। शारिक ने जवाब देने की बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं कोई आबादी भी नजर आ जाती थी जहाँ मदम रोशनियां नजर आ रही थी। शारिक कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। कसूर शहर अभी दूर ही था कि फिजा में चमड़े की बू महसूस होने लगी।
कसूर वालों का ये बहुत बड़ा अलमिया था कि इस शहर के अंदर गिरदोनवा में छोटी बड़ी बेशुमार फैक्ट्रीज थी। चमड़ा साफ करने और रंगने के उन कारखानों की वजह से एक तरफ फिजा में आलूदगी थी तो दूसरी तरफ आबादी के अंदर और उनके चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। रिहायशी इलाकों की गलियों में और हर तरफ गंदे पानी के जोड़ थे। उन जोड़ों में कारखानों से बहने वाला वो पानी जमा होता रहता था जिसमें केमिकल्स शामिल होते थे। उस आलूदा पानी की वजह से न सिर्फ शहरियों की सेहत मुतासर हो रही थी बल्कि आसपास की जरिए राजी भी वीराने में तब्दील होती जा रही थी। केमिकल मिला हुआ ये गंदा पानी जमीन में जज़ब होकर पीने के पानी में भी शामिल हो रहा था जिससे इस शहर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही थी। इस शहर के बासी आए दिन एहतजाज करते रहते थे मगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। शहर में दाखिल होने की बजाय शारिक ने गाड़ी को उस सड़क पर घुमा लिया जो शहर के बाहरी से होती हुई दूसरी तरफ जाकर गंडा सिंह वाला और हुसैन वाले की तरफ जाने वाली सड़क से मिल जाती थी। फिजा में बदबू इस कदर शदीद थी कि समीना और शाहपरी ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया था। शहर से कई मील दूर निकल जाने के बाद उन्होंने सुकून का सांस लिया। तोबा, कितनी गंदगी है इस शहर में, समीना बोली। ये गंदगी और फिजाई आलूदगी चमड़े के उन कारखानों की वजह से है जिनकी यहाँ भरमार है। मुझे तो हैरत है कि यहाँ के लोग जिंदा कैसे हैं, शारिक ने कहा। उसने कार की रफ्तार कम कर ली। एक तो सड़क टूटी फूटी थी और दूसरे उसे एक खाली जगह की तलाश थी। वो सड़क के किनारे हर संगे मील को बड़े गौर से देख रहा था। मिलाकर उसने एक जगह गाड़ी रोक ली। सड़क से जरा हटकर खेतों में एक खंडर नुमा मकान नजर आ रहा था। शारिक ने गाड़ी रोककर 2 मरतबा हेडलैम्प्स जलाए बुझाए। उसके थोड़ी देर बाद 2 आदमी खंडर से निकलकर सड़क पर आ गए। उन दोनों के हाथों में कलाशनकोफ राइफलें थी। वो जफरी और पप्पू थे। आधा घंटा बाकी है, जफरी ने कार के डैशबोर्ड पर लगी हुई घड़ी देखते हुए कहा। आने से पहले मैंने फोन करके इंस्पेक्टर उस्मान से तस्दीक कर ली थी। उसकी इतला यही है कि सुरमई रंग की पेजारो ठीक 1 बजे रात गंडा सिंह वाला पहुंचेगी। पेजारो में 3 आदमी होंगे। एक आदमी गंडा सिंह वाला से उनके साथ शामिल हो जाएगा और वो लोग हुसैन वाले से तकरीबन 20 मील बाईं तरफ सूखे दरिया से सरहद पार करेंगे। ये कन्फर्म है कि वो लोग इसी रास्ते से आएंगे, शारिक ने पूछा। हाँ, जफरी ने इस बात में सारी लाया। गंडा सिंह वाला यहाँ से सिर्फ 2 मील दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है, जफरी ने कहा। ठीक है, हम यहीं पर उनका इंतजार करेंगे, शारिक ने कहा और कार को खेतों की तरफ मोड़ दिया। 3-4 कमरों पर मुश्तमिल वो मकान बिल्कुल खंडर था। छत किसी कमरे की नहीं थी, चंद दीवारें भी टूटी हुई थी। शारिक ने कार खंडर के पीछे ले जाकर इस तरह खड़ी कर दी कि वो दीवारों के पीछे छुप गई। सड़क के दूसरी तरफ से कार को देखा नहीं जा सकता था। वो तीनों भी कार से उतर आए। समीना ने बुरका और शाहपरी ने चादर उतारकर कार की पिछली सीट पर डाल दी। शारिक उन सबको समझा रहा था कि उन्हें क्या करना है। शाहपरी को सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी का सामना था। डरना मत, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम तुमसे चंद गज के फासले पर होंगे। उन लोगों को कुछ समझने का मौका दिए बगैर हम उन पर काबू पा लेंगे। तुम फिक्र मत करो, शाहपरी मुस्कुराते हुए बोली। मैं उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं दूंगी। अगर मेरे सामने खड़े रहकर वो अपनी आवाज पर काबू पा लें तो मेरा नाम बदल लेना। उसने अचानक ही अपनी कमीज के गिरेबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया और उसकी फराक नुमा कमीज पेट तक फट गई। जफरी और पप्पू बदहवास होकर उसकी तरफ देखने लगे। फिर वो रुख बदल कर बैठ गए। समझ गया तुम क्या करना चाहती हो, शारिक शाहपरी को घूरते हुए बोला। फिलहाल कमीज ठीक कर लो। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए कमीज के दोनों फटे हुए किनारे पकड़कर उन्हें सीने पर समेट लिया। वो सब कसूर से आने वाली सड़क की तरफ देख रहे थे। रात का 1 बज चुका था लेकिन अभी तक किसी गाड़ी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। शारिक ने पप्पू को सड़क की दूसरी तरफ भेज दिया। वो सड़क के किनारे से जरा हटकर खेतों में बैठ गया। 1:10 पर बहुत दूर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी दिखाई दी। वो होशियार हो गए। रोशनियां करीब आती जा रही थी। वो लोग खंडर से निकलकर सड़क के करीब खेत के किनारे पर आ गए और पौधों में छुपकर बैठ गए। शारिक ने एक बार फिर जफरी और शाहपरी को समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। जफरी ने अपनी राइफल समीना के हवाले कर दी और शाहपरी को इशारा किया। शाहपरी पौधों में रेंगती हुई सड़क के बिल्कुल करीब पहुंच गई। जफरी उससे चंद कदम पीछे था लेकिन फिर वो भी शाहपरी के करीब पहुंच गया। हेडलैम्प्स की रोशनियां करीब आ गई। शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि वो पजेरो ही थी क्योंकि उसके हेडलैम्प्स किसी कार के मुकाबले में किसी कदर ऊंचे थे। पजेरो अभी तकरीबन 200 गज दूर थी कि शारिक ने शाहपरी को इशारा किया। वो खेत से निकलकर सड़क की तरफ दौड़ने लगी। साथ ही वो बचाओ बचाओ की आवाजें भी लगा रही थी। शाहपरी सड़क पर पहुंच रही थी कि जफरी ने भी खेत से निकलकर उसके पीछे छलांग लगा दी और सड़क के ऐन किनारे पर उसे दबोच लिया। शाहपरी गिर गई। जफरी उससे गुतम गुता हो रहा था। शाहपरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस खैंचा तानी में उसकी कमीज कुछ और फट गई। पजेरो करीब आ रही थी। जफरी ने शाहपरी का एक बाजू पकड़ लिया और उसे खेत की तरफ खींचने लगा। वो बार बार करीब आती हुई पजेरो की तरफ देख रही थी। शाहपरी सड़क पर घिसटते हुए हल्क फाड़ कर मदद के लिए चीख रही थी। उसने एक हाथ पजेरो की तरफ उठा रखा था जैसे उसे रुकने का इशारा कर रही हो। पजेरो भी तकरीबन 200 गज दूर थी। शाहपरी ने जफरी से अपना हाथ छुड़ा लिया और उठकर सड़क पर दौड़ने लगी।
जफरी ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और चंद कदम के बाद ही उसने दोबारा शाहपरी को पकड़ लिया। इस मर्तबा शाहपरी के बाल उसके हाथ में आ गए थे। पजेरो में 3 आदमी बैठे हुए थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर हाजी अफजाल का दामाद अब्दुल शकूर था। उन लोगों ने सड़क पर यह मंदिर देखा तो चौंक गए। अब्दुल शकूर ने ड्राइवर को इशारा किया। उसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। जफरी पजेरो की तरफ देख रहा था। पजेरो की रफ्तार एकदम तेज हो गई और फिर वो ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ उनसे चंद कदम के फासले पर रुक गई। जफरी अब भी शाहपरी को बालों से पकड़े घसीटने की कोशिश कर रहा था। पजेरो रुकते ही 2 आदमी नीचे उतरे। उनमें एक ड्राइवर था और दूसरा पिछली सीट से उतरा था। अब्दुल शकूर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में पिस्तौल था, जबकि नीचे उतरने वाले ड्राइवर के पास क्लाशनकोव और दूसरे आदमी के हाथ में भी पिस्तौल था। ड्राइवर ने नीचे उतरते ही जफरी पर राइफल तान ली। ए, छोड़ो इस लड़की को और अलग हट कर खड़े हो जाओ। ड्राइवर ने जफरी को राइफल की जद में लेते हुए चीख कर कहा, तुम लोग कौन हो? जफरी चीखा, यह हमारा जाती मामला है, इसमें कोई मुदाखलत ना करो तो बेहतर यही है। जाओ अपना रास्ता लो। छोड़ दो इस लड़की को, रास्ता नापो का बच्चा। ड्राइवर चीखा, कौन है ये लड़की? इसे कहां से उठा कर लाए हो? मैंने कहा ना कि ये हमारा जाती मामला है, तुम लोग जाओ। जफरी ने जवाब दिया। उसके लहजे से अंदाजा होता था कि वो बिल्कुल खौफजदा नहीं हुआ था। ये मुझे बस्ती से अगवा करके लाया है। शाहपरी अपने आप को बदसूर छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखी, बचाओ, खुदा के लिए मुझे इससे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अब्दुल शकूर अपनी सीट पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। लड़की जवान और बेहद हसीन थी। वो दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर आया। ए, वो जफरी पर पिस्तौल तानते हुए बोला, इस लड़की को छोड़ते हो या उड़ा दूं तुम्हारी खोपड़ी। जफरी की आंखों में उलझन सी तैर गई। उसी लम्हे शाहपरी ने उसकी कलाई पर दांत गाड़ दिए। जफरी बिलबिला उठा। शाहपरी ने एक झटके से अपने आप को छुड़ा लिया और अब्दुल शकूर की तरफ दौड़ी। जफरी उसके पीछे लपका, लेकिन ड्राइवर ने राइफल के इशारे से उसे रोक दिया। शाहपरी दौड़ती अब्दुल शकूर से लिपट गई। मुझे इससे बचा लो साहब जी, ये दरिंदा है, मुझे मार डालेगा। वो चीखी। अब्दुल शकूर का दिल उछलकर हल्क में आ गया। एक लम्हे को उसे यूं लगा जैसे उसका दिल पसलियों का पिंजर तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखता था उसमें किसी औरत का कुर्ब कोई नई बात नहीं थी। उसकी जिंदगी में कई औरतें आई थी, लेकिन शाहपरी ने उसके सांसों का तवाज़ुन बिगाड़ दिया था। वो इस तरह उससे लिपटी थी जैसे उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। अब्दुल शकूर की हालत गैर हो गई। कौन हो तुम? वो इकलाया। और ये आदमी कौन है? मैं कस्बे के गरीब अफगानों की छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। हम महाजिर हैं। अपने घर से निकलकर रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हुए तकरीबन 6 महीने यहाँ पहले आए थे। यहाँ खेतों पर हमें काम मिल गया था। ये आदमी, उसने जफरी की तरफ इशारा किया, तकरीबन 2 माह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। आज इसने अपने साथियों की मदद से मुझे अगवा कर लिया। मुझे बस्ती से निकाल लाने के बाद इसके साथी किसी और तरफ चले गए और मुझे इस खंडर में ये ले आया। इसने धमकी दी कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। मेरे इनकार पर इसने दस्तदराजी शुरू कर दी। मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैं मौके से भाग निकली। अगर आप लोग इस तरफ ना आ जाते तो ये मुझे मार डालता। फिक्र मत करो, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब्दुल शकूर ने कहा। उसके दिल की धड़कनें बदस्तूर बेतरतीब हो रही थी। वो जफरी की तरफ देखते हुए बोला, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। जफरी खौफजदा होकर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। ड्राइवर और उसका साथी भी चंद कदम आगे बढ़कर रुक गए। शाहपरी अब भी अब्दुल शकूर से लिपटी हुई थी। उसका एक हाथ मुसलसल हरकत कर रहा था। अब्दुल शकूर के पूरे जिस्म में सनसनी की सी लहरें दौड़ रही थी। दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। शाहपरी का हाथ जब उसके पिस्तौल वाले हाथ में पहुंचा तो उस वक्त भी उसे ख्याल नहीं आया था कि इसके साथ किसी किस्म का धोखा हो सकता है। शाहपरी ने इत्मीनान से उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने एक कदम पीछे हटकर पिस्तौल अब्दुल शकूर की कनपटी से लगा दिया और गुर्राती हुई आवाज में बोली, अपने आदमियों से कहो असला फेंक दे वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। अब्दुल शकूर को यूं लगा जैसे उस पर एटम बम फट पड़ा हो। उसके दिमाग में धमाके होने लगे। ड्राइवर ने यह सूरत-ए-हाल देख ली थी। अब्दुल शकूर ने बड़ी जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। वो बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। कोई गोली मत चलाए। दाएं तरफ से एक चीखती हुई नुसवानी आवाज सुनकर वो सब उछल पड़े। कोई गोली मत चलाए, तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो। ये समीना की आवाज थी। शाहपरी ने बड़ी तेजी से पजेरो की तरफ छलांग लगा दी। ड्राइवर ने भी बड़ी फुर्ती से घूमकर आवाज की तरफ क्लाशनकोफ का ब्रस्ट मारा। उसके जवाब में उन पर 3 इतराफ से गोलियां बरसने लगी। शारिक, समीना और सड़क के दूसरी तरफ से पप्पू ने बैक वक्त फायर खोल दिया। ड्राइवर और उसके साथ ही छिलनी होकर गिर पड़े। अब्दुल शकूर भी सड़क पर इस अंदाज में बैठा था जैसे उठकर भागने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका था। उसे अगरचे कोई गोली नहीं लगी थी, लेकिन सूरत-ए-हाल ने उसे आवाज बख्ता कर दिया था। समीना और शारिक वगैरह खेतों से निकलकर सड़क पर आ गए। अब्दुल शकूर उन्हें देखकर उछल पड़ा। समीना के हाथ में क्लाशनकोफ थी जिसका रुख अब्दुल शकूर की तरफ था। उसे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आने लगी।
वो समीना और शारिक की तरफ देखकर हकलाया। हाँ, समीना ने जवाब दिया, लेकिन डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे ताकि तुम अपने ससुर को बता सको कि 3 करोड़ का सोना लूटने वाले कौन लोग हैं। हाजी को बता देना कि हम उसकी सरगर्मियों से बेखबर नहीं है। उस सोने के बारे में हमें उस वक्त इतला मिल गई थी जब ये दुबई से कराची पहुंचा था और हम उस पर कब्जा करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे। और अपने ससुर को ये भी बता देना कि शारिक की माँ और बहन की बेइज्जती करने का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ, उसके खिलाफ हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर जफरी और पप्पू की तरफ देखते हुए बोली, ये दोनों लाशें उठाकर खंडर में डाल दो और इसे भी बांधकर खंडर में फेंक दो। हाजी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब्दुल शकूर ने कहा। अभी तो उसे अपनी जान की फिक्र होगी, समीना ने कहा। आज हम तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि सिर्फ हाजी को हमारे बारे में बता सको, लेकिन अगली मर्तबा जब तुम्हें पकड़ लेंगे ना तो तुम्हारी लाश ही हाजी को भेजी जाएगी। शारिक खामोश खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। जफरी और पप्पू ड्राइवर और उसके साथी की लाशें उठाकर खंडर की तरफ ले जा रहे थे। तुम अपनी कमीज उतारो, समीना ने अब्दुल शकूर को इशारा किया। शकूर ने खामोशी से कमीज उतार दी। समीना ने वो कमीज शाह परी की तरफ उछाल दी। गाड़ी में बैठकर ये कमीज पहन लो और शारिक तुम गाड़ी को एक साइड पर लगा लो। शाह परी ने पजारों में बैठकर कमीज बदल ली तो शारिक भी मुस्कुराता हुआ स्टीयरिंग के सामने हो गया और इंजन स्टार्ट करके उसे थोड़ा आगे ले गया और यू टर्न लेता हुआ वापस आ गया। जफरी और पप्पू अब्दुल शकूर को घसीटते हुए खंडर की तरफ ले जा रहे थे। समीना भी उनके साथ थी। खंडर में पहुंचकर जफरी ने कार की डिक्की में से रस्सी निकाली और अब्दुल शकूर के हाथ पैर बांधकर उसे कार की पिछली सीट पर डाल दिया। समीना ने अगली सीट पर पड़ा हुआ अपना बुर्का और शाहपरी की चादर उठा ली और अब्दुल शकूर की तरफ देखते हुए बोली, ये कार भी हाजी की है जो हम समनाबाद वाली कोठी से ले गए थे। दिन चढ़ने पर कोई इस तरफ जरूर आएगा जो तुम्हें रस्सी की बंदिशों से आजाद कर देगा और तुम लाहौर जाकर हाजी को बता सकोगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ था और किसने किया था। वो जफरी और पप्पू को इशारा करती हुई वापस आ गई। पेजेरो का इंजन स्टार्ट था। शारिक स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। शाहपरी पिछली सीट पर, जफरी और पप्पू भी बैठ गए। समीना शारिक के साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीटों के दरमियान खाली जगह पर लकड़ी की 3 पेटियां रखी हुई थी। समीना के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाजी का 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना उनके कब्जे में था। शारिक ने समीना की तरफ देखा और पेजेरो को हरकत में ले आया। पेजेरो की रफ्तार गुजरने वाले हर लम्हे के साथ तेज होती जा रही थी। जफरी और पप्पू को अचरे वाले अड्डे पर छोड़कर शारिक वगैरह जब कोठी पहुंचे तो सुबह के 5 बज रहे थे। पेजेरो उन्होंने गैराज में बंद कर दी और उसमें रखी हुई लकड़ी की पेटियां निकालकर एक कमरे में ले आए। शारिक ने एक पेटी खोल दी। उसके साथ ही उसकी आंखें चमक उठी। पेटी में सोने के बिस्किट भरे हुए थे। हर बिस्किट 100 ग्राम का था और उन पर दुबई की एक मालियाती कंपनी की मुहर लगी हुई थी। शारिक ने दूसरी दोनों पेटियां भी खोल डाली। उनमें भी सोने के बिस्किट भरे हुए थे। सुबह जब हाजी को इतला मिलेगी कि उसका सोना हम लोगों के कब्जे में आ गया है तो शायद वो अपने आप को गोली ही मार लेगा, समीना ने सोने का एक बिस्किट उठाते हुए कहा। इस सोने की मालियत 3 करोड़ है, शारिक बोला। ये रकम हाजी के लिए बहुत मामूली है। वो ये माली नुकसान तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये बात यकीनन उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि ये उसका सोना हमने छीना है। वो खुदकशी तो नहीं करेगा, अलबत्ता हमारे खिलाफ उसकी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। लेकिन मैं उसे ऐसा मौका ही नहीं दूंगा कि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। मैं उसे चैन से बैठने नहीं दूंगा। वैसे इस मिशन की कामयाबी का सेहरा शाहपरी के सर पर है, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी अदाकारी लाजवाब थी। उसे देखकर बिल्कुल ही यही लगता था जैसे उसे वाकई ही जान से मार दिया जाने वाला हो। हाँ, ये वाकई कमाल की लड़की है। अभी तो इसने और भी बहुत से काम करने हैं। बहरहाल शारिक समीना की तरफ देखते हुए बोला, तुम चाय बनाओ, मैं इन पेटियों के ठिकाने लगा आता हूँ। शारिक ने बारी बारी तीनों पेटियों को उठाकर तय खाने में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद समीना ने चाय तैयार कर ली और वो लाउंज में बैठकर चाय पीने लगे। खिड़कियों से दिन की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। शारिक ने उठकर एक खिड़की खोल दी। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो समीना और शाहपरी की तरफ मुड़ गया। बाहर बड़ी खुशगवार हवा चल रही है, बाहर ना बैठा जाए? बहुत अच्छा ख्याल है। समीना अपना कप लेकर उठ गई। शाहपरी ने उठकर अपना कप उठा लिया और वो लाउंज से निकलकर बरामदे में बिछी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। कुर्सियां पुरानी थी, न जाने कब से यहाँ पड़ी थी, लेकिन इस्तेमाल के काबिल थी। हवा वाकई बहुत खुशगवार थी। शारिक ने बरामदे से बाहर निकलकर झांका तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बादल छा रहे हैं, मगरिब की तरफ से घटा उठ रही है। आज बारिश जरूर होगी। उसने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, घर चलना है या आज यहीं रहा जाए? समीना ने पूछा। आज यहीं रह जाते हैं। रजिया को थोड़ी देर बाद फोन कर देना कि हम शाम तक आ जाएंगे ताकि वो परेशान ना हो, शारिक ने कहा। चाय पीने के बाद समीना उठकर अंदर चली गई। उस वक्त किसी मस्जिद से फजर की आदान की आवाज सुनाई दी। समीना जानती थी कि माँ जी और रजिया भी उठ गई होंगी। उसने फोन कर दी पर उठाकर दोबारा रख दिया। उसने सोचा था कि माँ जी नमाज पढ़ लें तो फिर फोन करेगी।
आसमान पर बादल फैलते चले जा रहे थे। अब मगरिब से गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। फिर यकायक यूं महसूस हुआ जैसे रात हो गई हो। स्याह बादलों ने देखते ही देखते पूरे आसमान को ढक लिया था और फिजा में तारीकी छा गई थी। बादलों की गर्ज के साथ बिजली भी रह रहकर चमक रही थी और फिर आसमान से पानी की मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी, जिन्होंने देखते ही देखते तेज बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। पानी की छींटें बरामदे के अंदर आ रही थी। समीना और शाह परी कुर्सी से उठकर बरामदे के किनारे पर खड़ी हो गई। दोनों ने एक एक हाथ बाहर फैला दिया। हाथों पर पड़ने वाले पानी के छींटे बड़े भले लग रहे थे। शारिक कुछ देर तक खड़ा दिलचस्प नजरों से उनकी तरफ देखता रहा। फिर वो भी कुर्सी से उठा और उनके पीछे आ खड़ा हुआ। फिर उसने दोनों हाथ उन दोनों की पुश्त पर रखे और बड़े इत्मीनान से उन्हें धक्का दे दिया। उन दोनों के मुंह से हल्की सी चीखें निकल गई और वो लड़खड़ाती हुई नीचे पहुंच गई। शाहपरी ने बरामदे की तरफ दौड़ने की कोशिश की थी, लेकिन समीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचती हुई लान में ले गई। वो दोनों तेज बारिश में एक दूसरे से दिंगा मुश्ती करती रहीं, फिर बरामदे में आ गईं। उनके कपड़ों से पानी बह रहा था। शारिक मुस्कुराती हुई नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। समीना और शाहपरी ने मानीखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोनों ने बैक वक्त शारिक को धक्का दे दिया। बरामदे से बाहर पहुंचकर शारिक लड़खड़ा गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और चारों खाने चित जमीन पर गिरा। समीना और शाहपरी ने भी अचानक शारिक पर हमला कर दिया।